अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट लेक्चर में हमने इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट देखा था। आज हम समन एंड डिस्कवरी देखेंगे जो कि सेक्शन 27 से लेके 32 तक है। और इसके बाद जो है ना हम ऑर्डर 5 देखेंगे जो कि समन्स के प्रोसीजर के बारे में कि समन किस तरह इशू किया जाएगा। तो ये सारा कुछ हम आज देखेंगे। सबसे पहले सेक्शन 27 कह रहा है कि समन टू डिफेंडेंट्स वेयर द सूट हैज़ बीन ड्यूली इंस्टीट्यूटेड ए समन में बी इशूड टू द डिफेंडेंट टू अपीयर एंड आंसर द क्लेम एंड मे बी सर्व इन मैनर प्रेस्क्राइब्ड। कि जब सूट इंस्टीट्यूट हो जाएगा, कोई भी प्लेंटिव जो एक सूट इंस्टीट्यूट करेगा तो समन में बी इशू टू द डिफेंडेंट, तो फिर डिफेंडेंट को जो है ना समन इशू किए जाएंगे ताकि उसको पता चल सके कि आपके खिलाफ केस दायर हो चुका है। टू अपीयर एंड आंसर द क्लेम, और कोर्ट कहेगी, कोर्ट समन भेजेगी उस बंदे को कि आप आएँ और आंसर दें इस क्लेम का, जो कि विच में भी सर्व इन प्रेस्क्राइब मैनर, जो कि प्रेस्क्राइब मैनर जो कि ऑर्डर जो है ना 5 में ये सारा मैनर बताया गया है। इस मैनर के थ्रू जो है ना वो सारा सर्व किया जाएगा उस समन को। ठीक है। अब 27 सेक्शन ये कह रहा है कि जब भी प्लेंटिव कुछ सूट फाइल करेगा तो कोर्ट फिर डिफेंडेंट को कहेगी, समन भेजेगी कि तुम आओ और आंसर करो इस क्लेम का जो कि प्लेंटिव ने तुम्हारे खिलाफ केस किया है, सूट फाइल किया है। तो 27 ये कह रहा है। आगे फिर 28 ये कह रहा है कि सर्विस ऑफ समन में डिफेंडेंट रिजाइड इन अनदर प्रोविंस। अब सर्विस ऑफ समन होगी जब अगर दूसरे प्रोविंस में रहता है डिफेंडेंट, तो फिर क्या प्रोसीजर होगा। इस समन में भी सेंड टू सर्विस इन अनदर प्रोविंस इन सच कोर्ट एंड इन सच मैनर एज में प्रेस्क्राइब एंड रूल्स इन फोर्स इन दैट प्रोविंस, जो कि उस प्रोविंस में रूल्स फोर्स होंगे। यहाँ से कोर्ट जो है ना वो उस कोर्ट में समन भेजेगी। अब 2 के आगे कह रहा है द कोर्ट ऑफ द सच समन्स इज सेंट शेल अपॉन रिसीट देयर ऑफ प्रोसीड एड इफ हैड बीन इशूड बाय सच कोर्ट shall then return its summons to the court of issue together with the record of its proceeding with regard thereto। अब इसका ये मतलब है कि कोर्ट जो है ना उस कोर्ट में जो प्रोसीजर रूल्स चल रहे होंगे, मिसाल के तौर पे यहाँ से 4 सद्दा की कोर्ट में किसी ने डिफेंडेंट पे, लाहौर से 4 सद्दा में किसी ने डिफेंडेंट रहता है और 4 सद्दा में जो है ना हमने क्या भेजना है, समन भेजना है। तो यहाँ से फिर 4 सद्दा की कोर्ट में समन भेजेगी, यहाँ की कोर्ट 4 सद्दा की समन में कोर्ट भेजेगी। तो फिर वो कोर्ट जो है ना वो पूरी तामील करवाएगी उस समन को, सर्विस करवाएगी उस समन की। जिस तरह से वो आगे सब पढ़ते हैं हम किस तरह सर्विस की क्या क्या मोड्स होते हैं, तो वो सारा कुछ करवाएगी जब कोर्ट, तो फिर उसको रिटर्न कर देगी। रिटर्न द समन टू द इशू कोर्ट, जिस कोर्ट ने इशू किया था समन, तो उस कोर्ट को जो है ना वो दोबारा रिटर्न कर देगी। ठीक है। तो अब यही इसमें बताया गया है 28 में कि जब भी जो है 28 में ये कहा गया है कि जब भी दूसरे सूबे में रहता होगा डिफेंडेंट, तो फिर यहाँ की कोर्ट जो है उस कोर्ट को डिफेंडेंट दूसरे सूबे की कोर्ट को जो है ना समन जारी सेंड करेगी और उस कोर्ट की जो है ना वो तो वो कोर्ट जो होगी जो वो फिर सारी सर्विस करवाएगी समन्स की और फिर दोबारा रिटर्न करके इसी लाहौर वाली कोर्ट को ये समन भेज देगी। तो सेक्शन 28 ये कह रहा था। उसके बाद है सेक्शन 29। सेक्शन 29 ये कह रहा है सर्विस टू फॉरेन समन्स एंड अदर प्रोसेसेस इशूड बाय एनी सिविल और रेवेन्यू कोर्ट्स सिचुएट आउटसाइड पाकिस्तान में बी सेंट टू कोर्ट्स इन पाकिस्तान एंड सर्व एज द समन्स इशूड बाय सच कोर्ट्स। अब इसमें यह कहा गया कि दूसरी जो बाहरी कोर्ट्स हैं, अब ये फॉरेन कोर्ट्स नहीं हैं असल में, आगे वे उसका पूरा प्रोवाइजो पढ़ेंगे जब आप फिर समझ आएगी। प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट्स issuing such summons or processes have been established or continued by the authority of federal government or that the provincial government of the province in which such summons or processes to be served has been notification in the official gazette declared the provisions of this section apply to such court। अब कुछ तो होती हैं कि फ़ॉरेन कोर्ट्स होती हैं, वो तो दूसरे मुल्कों की अपनी कोर्स होती हैं, उनके अपने लॉज चल रहे होते हैं, वो सारा कुछ वो अलग चीज़ होती है। लेकिन इसमें जो है ना ये कहा गया है कि फ़ॉरेन समन्स अगर पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू बाहर कहीं कोई कोर्ट इस्टेब्लिश की गई है और वहाँ पे पाकिस्तानी ही जजेस वगैरह बैठ के फैसला सुना रहे हैं, तो वो जो समन जो सेंड करेंगे यहाँ पाकिस्तान की कोर्ट्स में, तो फिर यहाँ के पाकिस्तान की कोर्ट्स जो है ना फिर उसकी सर्विस को
इश्यूज़ सर्विस को करवाएंगे सारे। तो पाकिस्तान की कोर्ट्स जो है ना फिर वो सारी सर्विस करेंगी इस समन्स की, ठीक है। जो भी बाहर से समन आएंगे, फ़ॉरेन समन्स आएंगे, मतलब बाहर की पाकिस्तानी इस्टेब्लिश की गई हैं कोर्ट्स फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ज़रिए, तो वो जो समन सेंड करेंगी तो फिर यहाँ के पाकिस्तानी कोर्ट्स जो है ना तो उस समन्स की सर्विस करवाएंगे। तो सेक्शन 29 में ये कहा गया है। अब इसमें फ़ॉरेन कोर्ट्स का जिक्र नहीं है, ये फ़ॉरेन समन्स का जिक्र आ रहा है। ये सर्विस ऑफ फ़ॉरेन समन्स, अगर ये फ़ॉरेन कोर्ट्स होता तो फिर होता कि फ़ॉरेन कोर्ट की तरफ से समन आया और यहाँ पे कुछ इशू सर्विस होगी समन्स की, तो लेकिन ये फ़ॉरेन समन्स है, ठीक है। अच्छा, 29 के बाद है अब सेक्शन 30, पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड द लाइक। अब इसमें ये कहा गया सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस and limitation as may be prescribed, the court may at any time either of its own motion or on the application of the party, कोर्ट खुद भी और किसी अगर जो कोई पार्टी अगर कोई एप्लीकेशन देती है तब भी क्या ऑर्डर कर सकती है कोर्ट, मे सच ऑर्डर एज मे बी नेसेसरी टू रीजनेबल इन ऑल मैटर्स रिलेटेड टू डिलीवरी एंड आंसरिंग द इंटेरोगेटरीज के बारे में जो है ना वो ऑर्डर कर सकती है। और उसके बाद एडमिशन के बाद जो है दी एडमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ फैक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स के एडमिशन के फैक्ट्स के बारे में, और डिस्कवरी ऑफ इंस्पेक्शन प्रोडक्शन के बारे में, इम्पाउंडिंग एंड रिटर्निंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स और अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है ना, और एविडेंस को जो है ना कॉल करें, एविडेंस के लिए भी वो ऑर्डर कर सकती है कोर्ट। तो ये सारे ऑर्डर बताए गए हैं कि कोर्ट खुद मोशन लेके भी कर सकती है और कि एप्लीकेशन पार्टी देती है तो तब भी जो है ना कोर्ट ये ऑर्डर कर सकती है। दूसरा ऑर्डर क्या कर सकती है, इशू समन्स टू पर्सन हुज अटेंडेंस इज़ रिक्वायर्ड, किसी के पर्सन की अटेंडेंस रिक्वायर्ड है तो उसको समन जारी कर सकती है कि आप आए हाज़िरी लगवाएं जी कोर्ट में। टू गिव एविडेंस, और एविडेंस के लिए कॉल कर सकती है, समन भेज सकती है। और टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए समन भेज सकती है। और अदर ऑब्जेक्ट्स एज अफोरसेड, बाकी जो है ना ऑब्जेक्ट्स के लिए जो मेंशन किए गए हैं उनके लिए समन भेज सकती है। और तीसरा है ऑर्डर एनी फैक्ट टू बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट, एफिडेविट के ज़रिए जो कोई फैक्ट्स प्रूव करने हैं करने होते हैं तो उनके लिए भी जो है ना और कोर्ट जो है ना वो समन जारी कर सकती है। तो इसमें ये 3 तरीके बताए गए हैं कि कोर्ट कब कब समन जारी कर सकती है। इंटेरोगेटरीज़ के लिए ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, किसी अटेंडेंस लगवानी हो, एविडेंस के लिए, और कोई फैक्ट प्रूव करना हो एफिडेविट के लिए, तो इसके लिए जो है ना सेक्शन 30 के ज़रिए जो है ना कोर्ट समन जारी कर सकती है। और 31 कह रहा है द प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन 27-28 शैल अप्लाई टू समन्स गिव एविडेंस टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स एंड अदर मटेरियल। और सेक्शन 27, 28, 29 जो है ना अप्लाई होंगे समन्स पे टू गिव एविडेंस, ताकि वो एविडेंस जो है ना वो गिव एविडेंस टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स, ताकि वो शहादत दे सकें और जो उसके बाद है ना प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स कर सके और अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स जो है ना उनको वो प्रोड्यूस कर सके। तो ये सारा जो है ना ये उस पर 27, 28, 29 अप्लाई होंगे सेक्शंस जो है। अब 32 जो है ना वो ये कह रहा है कि अगर सेक्शन 30 के ज़रिए कोर्ट ने समन जारी कर दिए हैं और कोई पर्सन नहीं आता तो फिर क्या होगा, उसकी अरेस्ट वारंट निकल आएंगे, उसकी प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी और उसके जो है ना उस फाइन हो जाएगा 2000 रुपये का। अगर कोर्ट फिर उसको ऑर्डर कर सकती है कि फर्निश करो सिक्योरिटी को और इस अपीयरेंस को, अगर वो फिर भी नहीं आता तो फिर कोर्ट उसको प्रिजन कर देगी, उसको जेल भेज देगी, ठीक है। तो सेक्शन 32 में जो है ना सिंपल जो है ना बताई गई हैं पेनल्टीज़, ठीक है। अब मैं आपको इसका थोड़ा समराइज़ करके बता देता हूँ। 27 में ये बताया गया कि कोर्ट जो है ना जब भी कोई सूट इंस्टीट्यूट होता है तो उसके बारे में कोर्ट फिर समन जारी करेगी डिफेंडेंट को, भाई आपके खिलाफ़ केस दायर हो गया, आके अपना जवाब दो। उसके बाद दूसरे सूबे में अगर कोई डिफेंडेंट रहता है तो उस सूबे की अदालत को जो है समन जारी किया जाएगा, वो समन जो है ना सारी सर्विस करवा के तो फिर दूसरी कोर्ट जो लाहौर वाली कोर्ट है उसको दोबारा भेज देगी समन को। उसके बाद फ़ौरन समन का हमने डिस्कस किया। फिर फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ज़रिए बाहर कोई पाकिस्तान की अदालत बनी हुई है तो वो जो भी समन भेजेगी तो यहाँ की कोर्ट उसको एग्जीक्यूट कराएगी। उसके बाद सेक्शन 30 में हमने देखा कि कोर्ट कौन कौन से ऑर्डर कर सकती है, को पर्सनल अटेंडेंस के लिए, इंटेरोगेटरीज़ के लिए, एविडेंस के लिए, तो ये सारे कर सकती है। उसके बाद 32 में जो है ना वो बताया गया कि पेनल्टीज़ फॉर डिफ़ॉल्ट, अगर कोई सेक्शन 30 के ज़रिए कोर्ट जो है वो समन जारी कर देती है, अगर कोई पर्सन नहीं आता तो फिर उसके इश्यूज़ वारंट निकल आएंगे, अटैच हो जाएगी, प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी
2000 रुपये फ़ाइन हो जाएगा। कोर्ट उसको फर्निश ऑर्डर करने के पर्सनल अपीयरेंस के लिए जो है ना उसको फर्निश सिक्योरिटी कहेगी। अगर वो फिर भी नहीं आता तो फिर उसको प्रिजन भेज दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम ऑर्डर 5 जो है ना वो आप देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेक्शंस और ऑर्डर को हमने मिला के पढ़ना होता है। अब ऑर्डर 5 वो प्रोसीजर सारा बता रहा है कि इश्यूज़ एंड सर्विस के बारे में क्या प्रोसीजर होता है इसका। अब रूल 1 जो है ना ऑर्डर 5 का रूल 1 जो है ना समन्स के बारे में कह रहा है, व्हेन अ सूट हैज़ बीन ड्यूली इंस्टीट्यूटेड अ समन मे बी इशूड टू द डिफेंडेंट टू अपीयर एंड आंसर द क्लेम टू बी देयर इन स्पेसिफाइड। कि आपके खिलाफ कोई इंस्टीट्यूट हो गया है सूट, तो फिर डिपेंडेंट को जो है ना समन जारी किया जाएगा कोर्ट की तरफ से कि आप आएँ अपने जवाब दें, जो कि हमने सेक्शन 27 में भी पढ़ा है अभी 27-28 में पढ़ के आए हैं अभी हम। ठीक है। तो उसके बाद आगे है प्रोवाइजो, इसमें लिखा हुआ है कि प्रोवाइडेड दैट नो सच समन शैल बी इशूड व्हेन द डिफेंडेंट हैज़ अपीयर्ड टू प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट एंड एडमिटेड द प्लेंटिफ्स क्लेम। अगर कोई पर्सन खुद ही आ जाता है, डिफेंडेंट खुद ही आ जाता है और प्लेंटिफ से क्लेम को मान लेता है, एडमिट कर लेता है, तो फिर उसको समन भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे भी अगर कोई पर्सन आ जाए तो उसको समन भेज दें तो वो वैसे भी बड़ा अजीब सा लगेगा। तो बेहतर यही है कि इसमें प्रोवाइजो में ये लिखा है कि जब कोई डिफेंडेंट खुद ही आ जाए कोर्ट में और प्लेंटिफ से क्लेम को एडमिट कर ले तो फिर उसको समन इशू नहीं किया जाएगा, उसको करने की ज़रूरत नहीं है फिर। अब इसका रूल 2 कह रहा है कि डिफेंडेंट टू होम समन हैज़ बीन इशूड मे अपीयर, जिसको समन जारी किया गया हो वो अपीयर हो सकता है इन पर्सन। ठीक है, वो इन पर्सन अपीयर हो सकता है बाय ए प्लीडर, जो कि प्लीडर वो जो आंसर दे सके कोर्ट के क्वेश्चंस को, जज के जो आंसर करे, क्वेश्चन करे उसको आंसर दे सके, तो वो प्लीडर होना चाहिए। और तीसरा है बाय प्लीडर अकम्पनीड बाय पर्सन एबल टू आंसर ऑल सच क्वेश्चन, या प्लीडर और उसके साथ पर्सन वैसा होना चाहिए जो कि सारे क्वेश्चंस को आंसर दे सके कोर्ट के। ठीक है। अब इसमें यह क्या है कि समन जब भी किसी कोर्ट के, जब किसी बंदे के खिलाफ केस हो जाएगा, सूट इंस्टीट्यूट हो जाएगा, तो फिर उसको समन जारी किया जाएगा कि डिफेंडेंट के खिलाफ या डिफेंडेंट के खिलाफ किया जाएगा ताकि आओ आपने जवाब दो। फिर उसको प्रोवाइजर दिया गया, को खुद ही आ जाता है तो फिर उसको हम समन जारी नहीं करेंगे। फिर उसके बाद आगे सब रूल 2 बताया गया, में अपीयर इन पर्सन में अपीयर हो सकता है बाय प्लीडर के ज़रिए। प्लीडर वो होना चाहिए जो सारे रिलेटिंग आंसर सूट के मुताबिक जो है ना वो आंसर दे सके। और तीसरा है बाय प्लीडर अकम्पनीड बाय पर्सन एबल टू आंसर ऑल क्वेश्चन, या तो 7 पर्सन होने चाहिए जो कि सारे आंसर के क्वेश्चंस के आंसर दे सके। फिर इसका सब रूल 3 कह रहा है कि एवरी सच समन शैल बी साइंड बाय जज और सच ऑफिसर एज ए पॉइंट्स एंड शैल बी सील्ड बाय द कोर्ट। कोर्ट की सील और साइन जज के साइन होंगे, जब या जज के साइन होंगे या फिर किसी ने ऑथराइज्ड किया हुआ है उसके साइन होंगे, तो ये सब समन जो है ना तब जारी हो सकता। उसके सील लगी होगी, मोहर होगी कोर्ट की, जज के साइन होंगे, या कोई भी ऑफिसर अपॉइंट किया गया जज की तरफ से, कोर्ट की तरफ से, तो उसको साइन होंगे, तो ये फिर तब सील तब समन भेजे जाएंगे। ठीक है। अब ये समन का रूल 1 ये कह रहा था। अब रूल 2 ये कह रहा है कि एवरी समन शैल बी अकम्पनीड बाय कॉपी ऑफ द प्लेंट इफ सो परमिटेड बाय द कंसाइज स्टेटमेंट। जो भी समन हमने भेजना है डिफेंडेंट को, तो साथ हम एक प्लेंट की कॉपी भी लाजमी भेजेंगे ताकि डिफेंडेंट को पता चले कि उसके खिलाफ क्या केस हुआ है, ताकि वो फिर जवाब दावा उसके मुताबिक तैयार कर सके और वकील तैयार करे और अपना केस आगे डिफेंड कर सके। ठीक है। अब तीसरा कह रहा है कि कोर्ट में ऑर्डर डिफेंडेंट टू प्लेंटिफ टू अपीयर इन पर्सन। कोर्ट ऑर्डर कर सकती है प्लेंटिफ को भी और डिफेंडेंट को भी कि वो इन पर्सन जो है ना कोर्ट में पेश हों। वेयर द कोर्ट सीज रीजन्स टू रिक्वायर द पर्सनल अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट पर्सन इन कोर्ट में बी देयर एंड स्पेसिफाइड। और डे मुकर्रर करेगी अगर कोर्ट को जब लगेगा कि इस बंदे की पर्सनल अपीयरेंस चाहिए कोर्ट में, तो फिर कोर्ट जो है ना उसको समन जारी करेगी, भाई आप पर्सनल अपीयरेंस आपकी चाहिए तो आप जो है ना इस दिन जो है ना कोर्ट में आ जाएं। और इसी तरह से सब रूल 2 कह रहा है वेयर द कोर्ट सीज द पर्सन रिक्वायर्ड टू पर्सनल अपीयरेंस ऑफ प्लेंटिफ। अगर प्लेंटिफ की चाहिए तो फिर उसको कोर्ट ऑर्डर करेगी कि तुम कोर्ट में पर्सनल अपीयरेंस जाहिर करो और ख़ुद आ जाओ, पर्सनल आ जाओ। ठीक है। तो फिर कोर्ट कहेगी इन पर्सन आप आ जाएं, प्लेंटिफ को भी कह सकती है। उसके बाद आगे आता है रूल 4 कह रहा है नो पार्टी बी ऑर्डर टू अपीयर इन पर्सन अनलेस रेजिडेंट विद इन सर्टन लिमिट्स। अब इसमें कह रहा है नो पार्टी शैल बी ऑर्डर टू अपीयर इन पर्सन अनलेस, किसी पार्टी को कोर्ट में नहीं बुलाया जाएगा, ऑर्डर नहीं किया जाएगा अगर वो
विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द कोर्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की लिमिट्स में रहता है तो फिर तो बुलाया जाएगा, अदरवाइज उसको नहीं बुलाया जाएगा। और विदाउट सच लिमिट्स बट लेस देन 50 और लेस देन 200 माइल्स डिस्टेंस फ्रॉम द कोर्ट हाउस, कम से कम 50 और ज़्यादा से ज़्यादा 200 माइल्स अगर वो रहता है, जहाँ पे वो बसेस वगैरह भी चल रही हैं, पब्लिक कन्वीनियंस जो है ना वो सारी हो रही है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो वहाँ उसको बुलाया जा सकता है। बाकी फिर दूसरी सूरत में उसको नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि फिर अगर दूर रहता है, मिसाल के तौर पे अगर वो दूसरे शहर में रहता है, लाहौर से वो दूर रहता है, तो उसको कहो भाई तुम कल आ जाओ, या बहुत ही दूर रहता है तो वो कल आना उसके लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए इसमें बताया गया है अगर वो कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में रहता है तो फिर उसको बुलाया जाएगा, या तो फिर लेस दैन 50 और ज़्यादा से ज़्यादा 200 माइल्स डिस्टेंस में रहता है कोर्ट से, तो फिर उसको बुलाया जाएगा। अदरवाइज़ जो है ना उसको फिर नहीं बुलाया जाएगा, तो फिर उसको टाइम दे दिया जाएगा कि आप इस दिन जो है ना अदालत में आ जाएँ। उसके बाद रूल 5 कह रहा है समन टू बी आइदर टू सेटल इशू और फॉर फाइनल डिस्पोजल। द कोर्ट शैल डिटरमाइन एट द टाइम ऑफ इशूइंग द समन, कोर्ट डिटरमाइन करेगी जब वो इशू कर रही होगी समन के वेदर ये सेटलमेंट ऑफ इशूज़ के सेटलमेंट के लिए हैं या फाइनल डिस्पोजल ऑफ सूट के लिए हैं, तो फिर उसके मुताबिक जो है ना डायरेक्शन जारी करेगी। ठीक है, तो आगे प्रोवाइजो उसका दिया गया है कि प्रोवाइडेड दैट इन एवरी सूट हेड बाय कोर्ट स्मॉल कॉजेज द समन शैल बी फाइनल डिस्पोजल। अगर स्मॉल कॉजेज़ के लिए कोई समन जारी करा तो वो फिर फाइनल डिस्पोजल के लिए होगा, सूट के लिए। ठीक है, उसमें फिर इश्यूज़ के लिए नहीं, इशू फ्रेम्स के लिए नहीं होगा। तो अब इसमें ये किया कि कोर्ट डायरेक्शन जारी करेगी, अकॉर्डिंगली जारी करेगी कि समन जो है ये फाइनल डिस्पोजल के लिए इश्यूज़ ऑफ समन इशू फ्रेम करने के लिए है समन। उसके बाद फिक्सिंग डे, रूल 6 कह रहा है फिक्सिंग डे फॉर अपीयरेंस ऑफ डिपेंडेंट, द डे फॉर द अपीयरेंस ऑफ द डिपेंडेंट शैल बी फिक्स्ड with reference to the current business of the court. The place of the residence of the defendant and the time necessary for the service of the summons and the day shall be fixed to allow defendant sufficient time to enable him. अब इसमें ये कहा गया है कि अगर दूसरे शहर में रहता है, कोई बहुत दूर रहता है, उसमें समन को भेजते टाइम लग जाना है काफ़ी, तो फिर डिफेंडेंट को काफ़ी टाइम दिया जाएगा कि वो कोर्ट ये भी देखेगी कि समन को जानने में कितने दिन लगेंगे। तो फिर उस लिहाज से जो है ना कोर्ट कहेगी कि आप फलाने दिन जो है डिफेंडेंट कहेंगे आप फलाने दिन जो है ना कोर्ट में अपीयर हो जाएं। अब इसमें ये नहीं किया जाएगा कि एक बहुत दूर दराज में इलाकों में डिफेंडेंट रहता है और उसको कहें जी आप सुबह कोर्ट पहुंच जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। उसको टाइम दिया जाएगा कि वो अदालत पहुंचने के लिए उसको समन जारी होंगे, समन पहुंचते हुए कितना टाइम लगेगा, तो फिर उसको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, फिर उसको कोर्ट बुलाया जाएगा। उसका रूल 7 कह रहा है समन टू बी ऑर्डर डिफेंडेंट प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। तो अब समन डिफेंडेंट को ये ऑर्डर किया जाएगा जिन जो डॉक्यूमेंट्स जो तुम्हारी पोजीशन में हैं, जिन पे तुम रिलाई कर रहे हो, वो डॉक्यूमेंट्स भी अपने साथ तुम लेते आओ। फिर आगे कह रहा है जी ऑन इशू ऑफ समन फॉर फाइनल डिस्पोजल डिफेंडेंट टू बी डायरेक्टेड टू प्रोड्यूस विटनेसेस। अब जब फाइनल डिस्पोजल इशूज़ के लिए नहीं, इशूज़ फ्रेम के लिए नहीं, जब फाइनल डिस्पोजल के लिए ना, अब इस इशू फ्रेम्स के लिए नहीं, जब फाइनल डिस्पोजल के लिए ना, तो फिर कोर्ट कहेगी कि आप विटनेसेस को भी साथ लेके आएँ। Where the summons for the final disposal of the suit, it shall also direct the defendant to produce on the day fixed for appearance, जो डे फिक्स हुआ है अपीयरेंस के लिए, all witnesses upon whose evidence he intends to rely, जिस पे वो एविडेंस पर रिलाई कर रहा है, तो उन विटनेसेस को, उस एविडेंस को भी ना वो साथ लेता है। ठीक है, ये 1 to 8 जो है ना ये प्रोसीजर बताया गया। अब आगे सर्विसेज बताए गए हैं, सर्विस ऑफ समन्स किस तरह होंगे, मोड्स किस तरह होंगे। मोड्स आगे से बाय पोस्ट के ज़रिए मोड हो सकता है इसका, अगर सेवरल डिफेंडेंट है तो सबको जो है ना समन ईच ऑफ डिफेंडेंट को जारी किया जाएगा, समन जारी किया जाएगा। उसके बाद आगे मोड्स डिफरेंट बताए गए हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ज़रिए, रेडियो के ज़रिए इश्तिहार लगाया जाएगा और पब्लिक कोरियर सर्विस के ज़रिए भेजा जाएगा उसको। बीट और ड्रम, ये पुराने ज़माने में ढोल बजा के जो है ना वो भी उस तरह से भी जब होता था कि फलानी अदालत में आ जाए, ढोल बजा के पूरे गांव में ऐलान किया जाता था। तो ये वो अब तो नहीं होता। खैर अब ईमेल, इस तरह की सारी चीज़ें जो है ना, टेलीग्राम, टेलीफोन और ईमेल वगैरह होते हैं, इस तरह हो सकता है। पब्लिकेशन प्रेस होता है,
और इसके अलावा जो बाकी सर्विसेज और इस तरह से जो है डिफरेंट है कि अगर कोई पर्सन डिफेंडेंट जो है प्रिजन में रहता है तो फिर उसका ऑफिसर इंचार्ज है उसको समन भेज दिया जाएगा। तो ये सारे मोड्स जो है ना आगे बताए गए हैं कि किस किस्म के किस तरह से जो है ना समन को जारी सर्विसेज किस तरह से जो है ना हम भेज सकते हैं। इस तरह रेलवे हो गया, इस तरह जितने भी यानी कि आप इसको देख लीजिएगा, ये सारी सर्विसेज हैं कि किस तरह से जो है ना हम सर्विस कर सकते हैं समन्स की, और किस किस तरह कौन कौन से वेज़ हैं जिस तरह से जो है ना हम समन को भेज सकते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा आपको समराइज़ कर देता हूँ 1 to 8 जो है ना इशू समन्स के बारे में, कि वो खुद इन पर्सन आएगा, अपने प्लीडर के साथ आएगा, जो प्लीडर के साथ पर्सन जो रैशनल जो क्वेश्चन के आंसर दे सके कोर्ट के, उसके साथ जो है ना वो इन पर्सन आएगा या वो प्लीडर के साथ आएगा। तो उसके बाद जो समन जारी होंगे वो जज के और को जो कोर्ट ने अपॉइंट किया होगा उसके साइन और सील के थ्रू होंगे। कॉपी ऑफ स्टेटमेंट जो होंगी उसका मतलब ये है कि जो भी समन डिफेंडेंट को भेजे जाएंगे उसके साथ प्लेंट की कॉपी भेजी जाएगी। और उसके बाद कोर्ट में ऑर्डर पेरेंट इन पर्सन प्लेंटिफ को भी और डिफेंडेंट को भी इन पर्सन जो है ना कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि फ़लाने दिन को आप आ जाएं। फिर आगे जुरिस्डिक्शन का बताया कि कम से कम 50 ज़्यादा 200 मील तक है तो फिर उसको बुलाया जा सकता है, अगर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में तब बुलाया जा सकता है, वरना उसको नहीं बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद समन के फाइनल डिस्पोजल के लिए है तो फिर उसको समन जो है ना कि समन में भी आइदर सेटल फॉर फाइनल डिस्पोजल, कोर्ट से डिटरमाइन करेगी कि समन जो है ना ये हम डिस्पोजल के लिए कर रहे हैं या इश्यूज़ फ्रेम करने के लिए कर रहे हैं। तो अगर स्मॉल कॉज के लिए तो फिर सिर्फ फाइनल डिस्पोजल के लिए जो है ना उस समन जारी किया जाएगा। अगर वो डिफेंडेंट बहुत दूर रहता है तो फिर उसको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा। और समन टू बी ऑर्डर तो फिर डॉक्यूमेंट जिस डॉक्यूमेंट्स पर जो डिफेंडेंट रिलाई कर रहा है वो कोर्ट ऑर्डर करेगी, उन डॉक्यूमेंट्स को भी साथ लेते हो और उन विटनेसेस को भी और एविडेंस को भी साथ लेते हो। फिर उसके बाद आगे डिफरेंट मोड्स थे, कौन कौन से मोड्स हैं, बाई पोस्ट हो सकती है, बाई कोरियर हो सकता है, और फिर हमने टेलीग्राम, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कम्युनिकेशन, ड्रम बीट, ये सारे पब्लिकेशन एंड प्रेस अखबार में इश्तिहार करके भी दिया जा सकता है। अगर कोई प्रिजन में रहता है तो फिर उसके ऑफिसर इंचार्ज को जो है ना समन जारी कर दिया जाएगा। और इस तरह से बाकी जो है ना डिफरेंट मोड्स आगे रेलवे के ज़रिए और ये बाकी डिफरेंट मोड्स हैं कि कौन कौन से तरीके जो है ना वो किस किस तरीक़ों से जो है ना हम समन को भेज सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा, ये समन का कंप्लीट लेक्चर था। तो अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।